Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor of Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम बीएससी सेकेंड ईयर में इससे पहले वाले वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इसी के साथ हम एब्जॉर्प्शन लॉ या अवशोषण नियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एक नियम पढ़ा था, लैम्बर्ट नियम। आज सेकंड अवशोषण नियम है बीयर नियम, या इस नियम में बीयर ने लैम्बर्ट के द्वारा दिए गए नियम में एक एडिशन किया है, इसलिए इसे बीयर लैम्बर्ट नियम भी कहा जाता है। बीयर ने क्या किया है, जो लैम्बर्ट ने नियम दिया उसमें कंसंट्रेशन टर्म को ऐड किया है। बीयर ने लैम्बर्ट नियम को विलयनों पर लागू करके एक नियम दिया। इसने किस पर लागू कर दिया, उसको सॉल्यूशन के ऊपर लागू कर दिया, और सॉल्यूशन आते ही उसमें कौन सी टर्म आ जाती है, कंसंट्रेशन टर्म आ जाती है, जिसे बीयर नियम या बीयर लैम्बर्ट नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बताता है, ये सेम लैम्बर्ट की तरह ही है, बस इसमें इंटेंसिटी के साथ साथ क्या जोड़ देंगे, हम कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे। जब किसी अवशोषक माध्यम के विलयन में से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या एक वर्णीय प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी, ये तो देखो यहाँ तक तो सेम है दोनों में। इसके बाद क्या है, आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। देखो विकिरणों की तीव्रता में कमी DI और अवशोषक माध्यम की मोटाई DX, दोनों में कमी हो रही है, इसलिए क्या साइन लगा दिया, माइनस का। और किसके समानुपाती हैं, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के साथ साथ कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन हो गई माइनस DI अपॉन DX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनली साइन को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस DI अपॉन DX इक्वल टू KIC, और K को देखो हमने K डैश मान लिया है। जैसे लैम्बर्ट नियम में तो K कंसीडर किया था, तो बीयर नियम में इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, K डैश से। C क्या हो गया यहाँ पर, C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। K क्या हो गया यहाँ पर, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये किस पर डिपेंड करता है, अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सेम जैसा लैम्बर्ट नियम में था। इस समीकरण 2 को x बराबर 0 से x बराबर x के मध्य समाकलन करने पर दोनों i की टर्म एक तरफ ले लें, तो देखो डायरेक्ट लिख दिया DI अपॉन I और KC DX, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो DI अपॉन I किस में हो गया, प्लस में, और KC DX माइनस में। फिर इसका समाकलन कर रहे हैं हम, DI अपॉन I लिमिट लगा दी I नोट और I, KC DX के लिमिट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x, तो DI अपॉन I का तो क्या हो गया, ln I अपॉन I नोट इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, C कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो क्या आ गया, C का C, और DX का क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ पर dx की जगह क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। ln है नेचुरल लॉग, इसको 10 की बेस लॉग में चेंज करेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से, तो ये हो गया देखो 2.303 लॉग I अपॉन I नोट इक्वल टू माइनस KC x। 2.303 से दोनों टर्म को डिवाइड करें या इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लें, तो होगा log I अपॉन I नोट इक्वल टू माइनस K अपॉन 2.303 CX। आगे इसको सोल्व करें तो देखो log I अपॉन I नोट इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन CX। एप्सिलॉन किसकी जगह आ गया, K अपॉन 2.303 को क्या लिख रहे हैं हम, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होगा, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर विलोप गुणांक।
अब x को देखो l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी है तो उसकी मोटाई मान सकते हैं या उसको लेंथ मान सकते हैं। तो कई बार c की जगह l भी यूज़ किया जा सकता है। तो समीकरण 3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, log I/I0 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एल। एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, सी एल। तो ये भी कौन से नियम का रूप है, बियर नियम का। नेक्स्ट इसी को आगे हम रिवर्ट कर दें, इन्वर्स करें समीकरण का, तो देखो हो जाएगा log I0/I इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, और log I0/I को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। log I0/I ए के इक्वल हो जाएगा। और ए क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्बेंस। बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक क्या होता है। तो एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक L इक्वल टू log I0/I। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, दोनों का जो रेशियो है उनका log किसके इक्वल हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक के इक्वल हो जाता है। एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्बिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। तो इसकी डेफिनेशन पूछें तो क्या होगा, ये किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ या तीव्रता इंटेंसिटी मोलर अवशोषकता कहलाती है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, A इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, इस समीकरण से आ गया। इससे एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/CL। कई बार शॉर्ट में इसका न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू A/CL। इस तरह से ये नियम कौन सा है, बियर नियम, जिसमें लैम्बर्ट नियम में कुछ संशोधन किए हैं, तो इसे हम बियर नियम या बियर लैम्बर्ट नियम कहते हैं। तो ये दो नियम हैं जो अवशोषण से रिलेटेड हैं, जो हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़। अब इन दोनों रूल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जिनके साथ इनका फॉलो होता है। तो देखो इनकी क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं। कई बार इसकी लिमिटेशन ही पूछ लेते हैं कि बियर लैम्बर्ट नियम्स की लिमिटेशन क्या क्या है। तो बियर लैम्बर्ट नियम बहुत हद तक सफल रहा है, काफ़ी सफल रहा है, परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसकी लिमिटेशंस देखो क्या क्या हैं, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट लिमिटेशन है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है या जो आपतित प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि इसमें जो रेडिएशन यूज करेंगे वो क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि जो यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्यूशन वो डाइल्यूट होना चाहिए। हमेशा कौन सा यूज करेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करेंगे, जिससे यूवी स्पेक्ट्रम अच्छा प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेम्परेचर चेंज होता रहे, पहले जब हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर कम हो उसके बाद ज़्यादा हो जाए, तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर स्थिर या कांस्टेंट रहना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। तो जो सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं हम, तो सोल्यूट पदार्थ का विलयन में कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए। कोएगुलेशन से क्या होंगे, अणु आपस में जुड़ जाएंगे और कोएगुलेशन से पदार्थ का प्रकीर्णन हो जाता है, उसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो कभी भी जो सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं उसका कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात सोल्यूट के पार्टिकल आपस में जुड़कर बड़े अणु का फॉर्मेशन नहीं करें। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि विलयन में विलय के अणुओं में संगुणन, कोएगुलेशन, वियोजन, डिसोसिएशन, जल अवगठन मतलब हाइड्रोलाइसिस जैसे चेंजेस नहीं होने चाहिए। कि जो हम सोल्यूट यूज कर रहे हैं उस सोल्यूट के अंदर इस तरह के परिवर्तन नहीं आने चाहिए। तो इन लिमिटेशन के द्वारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन नियम को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, लिमिटेशंस। तो ये है हमारा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन लॉ या अवशोषण नियम, जिसके तहत दो नियम दिए गए और उन दोनों नियम की लिमिटेशन। नेक्स्ट है कि जैसे ही हम किसी पदार्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं, या कॉमन वे में बोले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, जिसमें से यूवी में
केवल यूवी रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, उसके कारण हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम के एनालिसिस से पदार्थ की स्ट्रक्चर ज्ञात की जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम किस तरह से प्राप्त होगा, तो आगे है हमारा टॉपिक यूवी स्पेक्ट्रा का प्रदर्शन एवं विश्लेषण। जो यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो यौगिक के अवशोषणांक ए वह अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। इसका मतलब ए और लैम्डा के बीच में जब ग्राफ खींचा जाए तो वह ग्राफ क्या कहलाता है, यूवी स्पेक्ट्रम कहलाता है। अर्थात यूवी स्पेक्ट्रम में हम ए और लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचते हैं। पदार्थ के अणु जिस वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दर्शाते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होगी उस वेवलेंथ को हम एप्सिलॉन मैक्सिमम तथा उस वेवलेंथ को क्या कहेंगे, हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। अर्थात जिस वेवलेंथ पर पदार्थ अधिकतम अवशोषणांक दर्शाता है उसे हम एप्सिलॉन मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ में जो उसकी रिलेटिव वेवलेंथ है उसे लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। तो देखो इसका ग्राफ, हम किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा वो देखें कि एक स्पेक्ट्रम में कई लैम्डा मैक्सिमम हो सकते हैं। जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कई लैम्डा मैक्सिमम हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान निश्चित होते हैं और लैम्डा मैक्सिमम का मान समूह की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है कि जो कंपाउंड हमें दे रखा है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, उन ग्रुप के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे देखो हमने यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रम का ग्राफ हम बना रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स पे तो क्या ले लिया हमने, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जो किस में रहेगी, नैनोमीटर में, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर क्या लेके चल रहे हैं, एब्जॉर्बेंस। तो इसका ग्राफ बनाया हमने। तो ये जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस है उसको देखो किससे रिप्रेजेंट किया है, एप्सिलॉन मैक्सिमम से। और इस एप्सिलॉन मैक्सिमम पर जो वेवलेंथ है उसको देखो हमने डॉटेड लाइन से क्या बना दिया है, तरंग दैर्ध्य या लैम्डा मैक्सिमम। तो यूवी जो स्पेक्ट्रम है, इस तरह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, यूवी स्पेक्ट्रम कभी भी पूरे अणु को नहीं बताता है, वह केवल अणु में उपस्थित संरचनात्मक समूह को रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है या उसके अंदर अनसैचुरेशन कहाँ है, उसको ये बताता है। देखो इसको जैसे एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कोलेस्ट 3in4 ऑन, कोलेस्ट 3in4 ऑन, जिसकी स्ट्रक्चर ये देखो यहाँ पर बना रखी है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मेसिटिल ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेके चल रहे हैं, मेसिटिल ऑक्साइड। इसका है फॉर्मूला CH3 COCH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। दोनों कंपाउंड क्या हैं सॉरी अलग अलग हैं, परंतु दोनों में ही जो संरचनात्मक यूनिट है वो सेम है। संरचनात्मक यूनिट ये दोनों में C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। कोलेस्ट 3in4 ऑन में भी यही स्ट्रक्चरल यूनिट है और मेसिटिल ऑक्साइड में भी यही स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो दोनों अणु अलग अलग होते हुए भी दोनों में स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई है वो सेम है, और स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई समान होने के कारण दोनों के यूवी स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, समान होते हैं। जो ये दर्शाता है कि यूवी स्पेक्ट्रम केवल संरचनात्मक समूह को दर्शाता है, पूरे अणु को नहीं दर्शाता है। इस तरह से हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हमने बियर नियम और यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया है। इसका PDF भी आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। इसको आप पहले नोट करेंगे या पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।